अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट वैलेंस क्वांट थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी, जिसके मेजर पोस्टुलेट्स थे कि एटॉमिक मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करें कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। तो उसमें आपने देखा कि जब सेंट्रल एटम के अराउंड टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं तो अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। अगर थ्री रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हों तो वो अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर पैटर्न पे अरेंज करते हैं। अगर फोर रीजन्स हों तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। अगर पांच रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो ट्राइगोनल वाई पैरामीटर। और जो सेवंथ केस था वो हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो जो वेस्पर थ्योरी थी उसका कंसर्न सिर्फ मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्रीज के साथ था। उसने बॉन्ड कैसे बनता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए एल पॉलिंग ने एक बुक लिखी, द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो कि 1939 के अंदर पब्लिश हुई। तो नेचर ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लिनस पॉलिंग ने एक बुक ऑथर की, द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, और इस बुक को उसने पब्लिश किया 1939 के अंदर। ये बुक कोई शॉर्टेस्ट बुक नहीं है, कि 600 प्लस पेजेस पे ये बुक है। अगर किसी स्टूडेंट को इस बुक की कॉपी चाहिए हो तो वो सॉफ्ट कॉपी जो है हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक है। उस बुक के अंदर जो नटशेल के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन की जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट केमिकल बॉन्ड, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसने ये बताया, इसने इस चीज को एक्सप्लेन किया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। वेस्पर मॉडल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। अब इसके अकॉर्डिंग एल पॉलिंग ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया। तो अब इसकी जो अजम्पशन थी, इसका जो ख्याल था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक शेल के अंदर तो मौजूद है, लेकिन उस शेल के अंदर भी फर्दर वो किसी कवरिंग के अंदर मौजूद है, फर्दर उसका कोई एनर्जी लेवल है। उस एनर्जी लेवल को इसने नाम दिया एटॉमिक ऑर्बिटल। राइट, इससे पहले आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो उस पर भी एक डिटेल्ड लेक्चर मेरा अवेलेबल है, जिसमें क्वांटम नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको इन ब्रीफ मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले शेल्स होते हैं। उन शेल्स को हम एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल कह सकते हैं, उनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। उन शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं जो एस पी डी एफ है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि पी एक्स पी वाई पी जी डी एक्स वाई डी वाई सी। तो इसका भी ये ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये ऑर्बिटल्स के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो हम इसका एक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अराउंड इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो एल पॉलिंग के अकॉर्डिंग किसी एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्शन किस वजह से है? इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इनकी अट्रैक्शन से
एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स, आपस में ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैपिंग के नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये पॉजिटिव साइन जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। तो इनके दरमियान एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो दो हाइड्रोजन के एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन है। तो दीज आर कॉल्ड एज atomic orbitals. This is also atomic orbital, and by overlapping of these two atomic orbitals there is an molecular orbital. तो इस तरह से हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। फर्दर एल पॉलिंग का ये कंसेप्ट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल वही बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं जो पार्शियली फिल्ड है। जो कंप्लीटली फिल्ड है या एम्प्टी हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकते। तो इससे अगली एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल था H2। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं HF की, जिसमें हाइड्रोजन के बारे में तो हमें पता है कि इसका 1s ऑर्बिटल है और फ्लोरीन जो है 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। अब जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? ओनली पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन की तरफ से 1s ऑर्बिटल होगा और फ्लोरीन की तरफ से pz ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फीयर की बजाय हम यहाँ पर इसको सिर्फ सर्कल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। और फ्लोरीन का ये अगर z एक्सिस है इसको हम x एक्सिस कह लेते हैं, इसको हम y एक्सिस कह लेते हैं। किसी एक्सिस को भी आप x y z लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही x एक्सिस हो। तो हाइड्रोजन का 1x और फ्लोरीन का 2pz। तो ये दोनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी लीनियर ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप हो जाएगा, जो कि इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह होगी। अच्छा, ये वाले जो केस हैं, चाहे हम हाइड्रोजन का लें, फ्लोरीन का लें, HF का लें, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगी। F2 के मॉलिक्यूल के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ऑक्सीजन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन ये था कि कार्बन जो है, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब कार्बन के पास जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो दो हैं, 2px और 2py। अब एल पॉलिंग के पास्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स के अकॉर्डिंग कार्बन को क्या होना चाहिए? डाइवैलेंट। ये जो VBD इसको इसलिए कहा जाता है कि एल पॉलिंग के अकॉर्डिंग पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ वेलेंस शेल के होंगे। which belong to वेलेंस शेल। तो कार्बन के पास दो ही शेल हैं, एक फर्स्ट शेल है और दूसरा जो है वो सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल के अंदर 2s जो है ये फिल्ड है, 2pz जो है ये एम्प्टी है। ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कार्बन शुड बी डाइवैलेंट। डाइवैलेंट एटम। लेकिन कार्बन को
जब हम स्टडी करते हैं कार्बन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, तो कार्बन डाइवेलेंट की बजाय कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। तो एक्चुअली कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल। अब इस चीज को जस्टिफाई करना था। साइंस में बहुत सारी चीजें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम जस्टिफाई करते हैं कि ये ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको अगर आम लाइफ में अजम्पशन की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लेट से किसी ने हमारे बारे में एक पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट पास किया, अब हम उस पर्सन को इतना ज़्यादा नहीं जानते, हमारा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ सोचते ज़रूर हैं कि इसने मेरे बारे में ये कमेंट क्यों किया। अब वो कमेंट, वो हमारी जो अजम्पशन है उस कमेंट के बारे में, वो ठीक भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है, लेकिन उस अजम्पशन को सोचने के लिए हम पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि इस पर्सन के साथ हमारा कभी इंटरेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे जूनियर हैं, ये मेरे टीचर हैं, उनको ये बात करनी चाहिए थी, या हो सकता है उन्होंने ये बात नहीं की, किसी ने वैसे ही हमारे तक ये बात पहुंचा दी। तो साइंस में भी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू अजम्पशन। लेकिन साइंस में भी जो अजम्पशन है वो नेचर के लॉज प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अजम्पशन नेचर के लॉज प्रिंसिपल के अंदर है तो वो अजम्पशन जो है वो करेक्ट मानी जाएगी, जब तक कि उससे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस वाली अजम्पशन जो है कोई और साइंटिस्ट प्रेजेंट ना कर दे। तो अब इसके लिए जो अजम्पशन थी वो अजम्पशन ये थी कि ठीक है, मान लिया कि पार्टिकल फील्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, तो कार्बन के पास तो पार्टिकल फील्ड ऑर्बिटल 2 ही है। फर्दर 2 जो बॉन्ड हैं वो इसी तरह से बन सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर चला गया 2pz के अंदर। अब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो है उसके पास 1s2 2s1 2px 1 2py1 और 2pz1। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कार्बन के पास पार्टिकल फील्ड ऑर्बिटल जो है वो 4 है। अब ये इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट और इस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए रिक्वायर्ड है एनर्जी। तो इसका आंसर यूं दिया जाता है कि इनिशियली कुछ कार्बन डाइवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उस डाइवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बाकी कार्बन एटम यूटिलाइज करके अपने इलेक्ट्रॉन को 2pz में प्रमोट कर देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि s ऑर्बिटल जो है इसकी शेप होती है स्फेरिकल। px जो है ये डबल शेप है, ये x एक्सिस के अलावा होगा, py जो है वो y एक्सिस के अलावा है और pz जो है वो z एक्सिस के अलावा है। अब अगर कार्बन के यही ऑर्बिटल है, अब इनको मैं मर्ज करके एक ही सेंटर पे दिखा रहा हूं कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये इसका 2px हो गया, ये 2py और ये 2pz। इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है। अब अगर यही सिचुएशन है कार्बन की, तो कार्बन अगर ऐसे ही बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की जो शेप है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। 3 बॉन्ड जो है वो x के साथ बॉन्डिंग के बाद बनने चाहिए p के साथ, और एक बॉन्ड जो है वो s के साथ ओवरलैपिंग से बनना चाहिए। लेकिन कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं जो प्रैक्टिकली कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब देखा जाता है तो कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल। तो कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये बताते हैं कि कार्बन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए थे वो डिफरेंट नहीं थे, उनकी शेप और उनकी एनर्जी सेम थी। तो इस चीज की अजम्पशन ये दी गई कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये s और p तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में
ओवरलैप करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। वो जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब वो जो नया सेट जनरेट होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उनमें से हर ऑर्बिटल के अंदर 25% s कैरेक्टर होगा और 75% p कैरेक्टर होगा। तो नेक्स्ट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो नोटेशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पता है कि जब तीन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व हो तो उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब करें। कार्बन या कोई भी एटम, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। कार्बन ने जब एक पाई बॉन्ड बनाना तो ये अपने एक p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड छोड़ते हैं। अब इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये बात इंडिकेट कर रही है कि कार्बन का एक पाई बॉन्ड है, लिहाजा कार्बन अपने एक p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड छोड़ देगी, बाकी इसका एक s और दो p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब ये टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो हमें पता है कि जब 3 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हों तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो कार्बन के अराउंड ये जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ यू होगी, सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब जो फोर्थ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कहां पे होगा, वो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस स्पीशी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह आप इस ज्योमेट्री में देख सकते हैं कि ब्लैक जो कॉर्नर हैं वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहे हैं, और ऊपर और नीचे जो मेरे हाथ के अंदर है ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अब कार्बन ने चूंकि किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना है तो इस केस में इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल हम ले रहे हैं CH2। इट मींस कि जो दूसरी कार्बन है उसका भी मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। दूसरी कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक्जैक्टली इसी तरह से अरेंज होंगे जो कि ट्राइगोनल प्लेनर पैटर्न होगा। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में कर लेंगे लीनियर ओवरलैपिंग। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो इस पे sp2 1s, यहाँ पर भी sp2 1s। सिमिलरली फर्स्ट कार्बन भी sp2 1s और ये भी sp2 1s। तो ऑर्बिटल्स जब भी लीनियर ओवरलैप करते हैं तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। ये भी लीनियर ओवरलैपिंग, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग और ये भी लीनियर ओवरलैपिंग। अब इस लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन 2 अटैच हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस कार्बन के अंदर भी बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री है, ये बॉन्ड भी 120 डिग्री है, ये वाला बॉन्ड भी 120 डिग्री है। तो दिस ज्योमेट्री और शेप इज कॉल्ड एज सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइलिन। इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो इथीन भी कह सकते हैं, इसको हम इथाइलिन भी कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइलिन। तो सिग्मा फ्रेमवर्क को अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि 2 कार्बन्स जो हैं, ये देखिएगा भाई, क्लियर नजर आ रहा है? yes. अच्छा जी, तो ज़रा क्विकली हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो वाइट कलर के
साइड्स पे बॉन्ड्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग हाइड्रोजन एटम्स, और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो sp2 कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग से डेवलप हुआ है। ये ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड जो है वो sp2 1s ओवरलैपिंग से बने हैं, और ये वाला बॉन्ड जो है वो sp2 ओवरलैपिंग से बना है। अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब भी p ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हों, प्लेन पे परपेंडिकुलर हों, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। हेड के साथ ओवरलैपिंग करता है और टेल के साथ, और ये 90 के एंगल पे जंप भी करते हैं। अब हेड इस प्लेनर ज्योमेट्री के टॉप पे आ जाएगा और टेल इस प्लेनर ज्योमेट्री के बॉटम पे आ जाएगी। तो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्चुअली इस प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके साथ ये 90 का एंगल बना रहे हैं। तो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए जो बेसिक p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। जब भी वो पैरेलल होंगे हेड के साथ और टेल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और साथ में ये 90 के एंगल पे जंप भी करेंगे, और ये इसके हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो सिग्मा फ्रेमवर्क के टॉप पे आ जाएगी और हाफ इसके बॉटम पे आ जाएगी। तो हेड के साथ और टेल के साथ, और CH2 जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हाफ इसके टॉप पे है, हाफ इसके बॉटम पे है। तो इस मॉलिक्यूल को सिंपली हम CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन हम वन बाय वन कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिटरमिन करेंगे। अच्छा, अब कार्बन में जब 2 पाई बॉन्ड बनाने, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमें? 2। तो 2 पाई बॉन्ड जब बनाने होंगे तो ये अपने 2 ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिड छोड़ देगी, ठीक है। क्यों छोड़ देगी? कि पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसके लिए 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स चाहिए। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो उनके लिए 4 पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स जो है वो दोबारा कर लेते हैं इसको। अच्छा, अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड के लिए 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स चाहिए, और अगर छोड़ दो इसको। अच्छा जी, तो एक s और 2 p दोनों की लीनियर ओवरलैपिंग से जो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो दोनों ऑर्बिटल अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। तो ये ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से एक दूसरे को अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के हैं, दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा कार्बन भी एग्जैक्टली ये कार्बन एक दूसरे का रेप्लिका है, तो दूसरी कार्बन के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से अरेंज होंगे, और कार्बन जो है वो आपस में sp लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है वो sp1s और यहाँ पर भी sp1s लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, तो कार्बन के दरमियान बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड।
कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब एक तरफ पी वाई ऑर्बिटल है, दूसरा पी जी ऑर्बिटल है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पी वाई और पी जी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होगी। इनकी ओरिएंटेशन जो है, ये एक तो ऑर्बिटल हमें ये देख, ये जो ब्लू कलर में आपको सेंटर में कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, और जो मैंने होल्ड किए हुए हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन का sp1s लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड है। अब दोनों कार्बन के पास दो दो ऑर्बिटल जो हैं वो अनहाइब्रिड हैं। ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं दे विल बी कॉल्ड एज पी वाई। ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये बी प्लेन के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90। ये क्या हो गए, पी जी। तो सिग्मा फ्रेमवर्क पी वाई और पी जी, ये तीनों स्पीशीज जो हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी जी के साथ। पी वाई का हेड से और टेल से। तो हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा फ्रेमवर्क के टॉप पे आ जाएगी, हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बॉटम पे। इसको हम कह देंगे पाई 1 बॉन्ड, राइट। अब जो पी जी हैं, इसका भी हेड के साथ और टेल के साथ। हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके फ्रंट पे आ जाएगी और हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बैक पे आ जाएगी। टॉप पे, बॉटम पे, फ्रंट पे और बैक पे। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस पूरे मॉलिक्यूल को चारों अतराफ से सराउंड कर लिया है। तो अब हम इसको अगर मॉडल की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो पी एक्स तो यूटिलाइज हो गए। अच्छा, जो पी वाई हैं उनको तो हम यहाँ पर आसानी से दिखा सकते हैं कि ये प्लेन पे परपेंडिकुलर हैं और आपस में पैरेलल हैं। पी जी जो है वो हाफ बोर्ड से आउटवर्ड है, हाफ इसके बैकवर्ड है। उसको हम बोर्ड पे ऐसे नहीं दिखा सकते। उसके लिए हम जो प्रोजेक्शन यूज करेंगे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो पी जी ऑर्बिटल है ये कहीं इनके मिडल में है, बल्कि इसका मतलब क्या है, वो हाफ इस बोर्ड से आउटवर्ड और हाफ इस बोर्ड के बैकवर्ड है। तो पी वाई हो या पी जी हो, सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, पी जी जो है वो पी जी से ओवरलैप करेगा। अब इस मॉलिक्यूल का हम नेक्स्ट पाई 1 बॉन्ड अगर बनाएं तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। जो पाई 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो पी वाई की ओवरलैपिंग से बनी थी, वो इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे। और जो पाई 2 जिसको हम नाम दे देते हैं पाई 1, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके फ्रंट पे और इसके बैक पे। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सराउंड कर लिया। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन्स या एल्काइंस, मींस रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसका होगा या ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, एल्कीन्स या एल्काइंस? एल्कीन्स। अब जिस बच्चे ने डीपली ये लेक्चर नहीं अटेंड किया होता वो ये समझता है कि यहाँ पर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ इजीली रिएक्ट कर देगा, एल्कीन्स शुड बी मोर रिएक्टिव। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आपस में रेजोनेट कर रही है। जब बॉन्ड बन जाता है उस वक्त फर्क नहीं रहता कि कौन सा बॉन्ड पाई 1 था, कौन सा बॉन्ड पाई 2 था। फिर पाई 1 और पाई 2 जो है ये बिहेव करते हैं फुली एज
पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पाई 1 बाड है, कौन सा पाई 2 बाड है। ये फिर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या बन गई, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में आ गई है। वो जब सिलेंडर हो उसका सरफेस एरिया कम होता है, लीनियर शेप का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है, इसके ऊपर अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल का इजी है। इसको मैं यूं ही एग्जांपल देता हूं कि प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी। लेट्स से आप किसी टीचर से मिलने जाते हैं ऑफिस में। अब बाजार तो वो टीचर ऑफिस में प्रेजेंट है, लेकिन वो आपसे कह देता है कि मैं इस टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्रेजेंस मैटर नहीं कर, आपका काम तो नहीं हुआ, आप असाइनमेंट देने के लिए गए या क्वेश्चन पूछने के लिए गए, टीचर तो क्लास में अपने ऑफिस में प्रेजेंट है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसी तरह किसी चीज की प्रेजेंस मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वो अवेलेबल कितनी है, राइट। तो एल्कीन्स में आल्टो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दे आर रेडीली अवेलेबल टू रिएक्ट विद एनी इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन्स के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है रिएक्शन से। ठीक है। तो अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करनी है, तो सिंपल से टिप्स है। कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाए, कितना सिंपल मॉलिक्यूल आ जाए, आपने टिप्स याद रखने हैं। टिप्स ये है, लेट से एक मॉलिक्यूल में थोड़ा सा SO3 कर लेते हैं। सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? पहले तो आपको ग्रुप से याद होने चाहिए। 6 ग्रुप से बिलोंग करती है। जब तक ग्रुप्स नहीं है, ना वेस्पर आपके समझ में आ सकती है, ना हाइब्रिडाइजेशन। ग्रुप का पता होना चाहिए। तो सल्फर जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करती है। इट मींस कि इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। ठीक है। आप एक तरफ ये बना लें, दूसरी तरफ आप इसका वैलेंस शेल बना लें। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल 6 है। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इनका ग्रुप नंबर 6 है। इनमें से सब की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यही होगी। ये S हो गया और ये P। अब फर्क क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होगा उसके साथ 2 आ जाएगा, सल्फर के जो वैलेंस शेल होंगे उनके साथ 3, सीलियम के साथ 4, टेलोनियम के साथ 5 और पोलोनियम के साथ 6। ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2S और 2P, और सल्फर के लिए लिख देंगे 3S और 3P। तो अब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पता हो S2 है या 3 है या 4 है। आपको सिर्फ उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि सल्फर यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रही है? 3 तो नहीं ना बना। सल्फर यहाँ पर 6 बॉन्ड बना रही है। 3 सिग्मा है, 3 पाई। तो VBD का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इसके पास कितने पार्शियली फ्री ऑर्बिटल होने चाहिए? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ पे चला गया। ठीक है। अब कितने इसके पास पार्शियल इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अभी की बात नहीं बनी। इसके आगे एक और ऑर्बिटल बना लें। अब कितने हो गए? 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है अकॉर्डिंग टू VBD सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। लेकिन इन 6 में से पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 और 3 सिग्मा है।
एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक अनहाइब्रिड छोटा होगा, दो पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो अनहाइब्रिड छोटे होंगे, तीन बनाने के लिए तीन। तो हम यहाँ से क्रॉस लगाना शुरू कर दें। तीन आर्टिकल क्या हो गए? अनहाइब्रिड। पीछे कितने ऑर्बिटल बचे? तो SO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? Sb। अगर मैं आपसे कहूं SO2 अगेन सल्फर कौन से ग्रुप में है? अच्छा जी, सल्फर के ऑक्सीजन के साथ कितने बाण हैं? दो। दो बाण। टोटल कितने बाण है इसके? चार। अब चार बाण बनाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके कहाँ पे जाएगा? इस आर्टिकल के अंदर। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब कितने पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल हैं? 4। पाई बाण कितने हैं? 2। तो हम यहाँ से दो ऑर्बिटल्स को क्रॉस लगा देते हैं। बाकी कितने ऑर्बिटल बचे? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि SO2 और SO3 दोनों में सल्फर का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो Sp2 है। अच्छा जी, अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कौन सा ग्रुप से है भाई? फोर्थ ग्रुप से। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कार्बन की क्या होती है? ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। अब ये बताएं कि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बनाती है? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कितने पाई बॉन्ड बना रही है? दो। कार्बन कितने पाई बॉन्ड बना रही है? दो। तो इसका मतलब है इसके दो ऑर्बिटल क्या रहेंगे? अनहाइब्रिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? Sp। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आपकी असाइनमेंट है, जिसमें कार्बोकेटाइन, कार्बेन आयन, NH2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की और ऑक्सीजन की, HNO3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, एसिड, क्लोराइड, एसिड अमाइड। इन सब के अंदर आपने जो जो सभी एटम इन्वॉल्व हो रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने डिटरमिन करनी है। यानी इसमें आप पार्टनरशिप करेंगे ऑक्सीजन की, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें दो तरह के ऑक्सीजन है, ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, इनकी आपने हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करनी है। फिर उसके साथ साथ कुछ मैं और भी लिख देता हूँ, HCl2 4 H3 PO3 H3 PO2 H3PO 4, इसी तरह HClO3 HClO2 एंड HClO। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आपकी असाइनमेंट है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो किसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पहले आपने खुद से ट्राई करनी है। रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस को। हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपने एक्सप्लोर करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जिस तरह यहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसमें बता देता हूँ, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम का आपने ग्रुप डिटरमिन करना। फिर जो साथ कनेक्टेड एटम्स हैं उनको देखना है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या डबल बॉन्ड बनाते हैं।
अब हाइड्रोजन है तो अंडरस्टूड है सिंगल बनाता है, ऑक्सीजन है तो वो डबल बनाता है। ऑक्सीजन डबल भी बनाता है और सिंगल भी बनाता है। जिस तरह यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रही है, ये वाली जो है वो डबल बॉन्ड बना रही है। तो आपने एटम्स को देखना है कि वो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं या डबल। अगर तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर तो कोई ऑर्बिटल अनहाइब्रिड नहीं होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्बिटल आपको अनहाइब्रिड छोड़ने होंगे। तो जब छोड़ देंगे तो जितने ऑर्बिटल बच जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर 4 होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 3 होंगे तो sp2, अगर 2 ऑर्बिटल होंगे तो sp। इसके साथ साथ एक और में आ गया नाइट्रोजन आयन। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाते हैं तो इट मींस कि आपको वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।